है समय नदी की बाढ़ की जिसमें, है समय नदी की बाढ़ की जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान प्रबल, पर्वत झुक जाया करते हैं, पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में, अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। वे कहाँ गए, वे कहाँ रहे, ये धूमिल अभी कहानी है। हमने तो उसकी नई कथा आज़ाद फौज से जानी है, आज़ाद फौज से जानी है। नमस्कार मित्रों, आज के प्रसंग हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस। मित्रों, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में ऐसे अनेक महापुरुषों का अविस्मरणीय योगदान रहा है, जिन्होंने मातृभूमि को स्वतंत्र कराने हेतु अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। ऐसे ही एक विलक्षण महान पुरुष सुभाष चंद्र बोस थे, जो भारत की स्वतंत्रता के लिए जन्मे, जीवित रहे और अंतिम सांस तक संघर्षरत रहे। उन्होंने मातृभूमि से दूर रहकर विदेश में अपने दृढ़ संकल्प, अदम्य साहस, असीम त्याग और अद्भुत शौर्य द्वारा एक विशाल संगठन बनाकर विश्व में कर्म साधना का एक आदर्श उपस्थित कर दिया। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी सन 1897 ईस्वी में उड़ीसा के कटक में हुआ। इनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस एवं माता का नाम प्रभावती देवी था। कटक से प्राइमरी शिक्षा पूर्ण कर सन 1909 ईस्वी में उन्होंने रेवेन्सा कॉलेजिएट स्कूल में दाखिला लिया। कॉलेज के प्रिंसिपल बेनी माधव दास के व्यक्तित्व का सुभाष के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। मात्र 15 वर्ष की आयु में इन्होंने विवेकानंद साहित्य का पूर्ण अध्ययन कर लिया था। बीए ऑनर्स की परीक्षा सन 1919 ईस्वी में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। कलकत्ता विश्वविद्यालय में उनका दूसरा स्थान था। पिता की इच्छा थी कि सुभाष आईसीएस बने। पिता की इच्छा पूर्ण करने के लिए वे इंग्लैंड चले गए तथा सन 1920 ईस्वी में आईसीएस भारतीय सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करते हुए वरीयता सूची में चौथा स्थान प्राप्त किया। परंतु नौकरी छोड़कर उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को समर्पित कर दिया। गांधी जी और सुभाष चंद्र के बीच पहली मुलाकात 20 जुलाई सन 1921 ईस्वी को हुई। इन दिनों गांधी जी ने अंग्रेज सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन चला रखा था। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में उनकी निष्ठा नहीं थी, तथापि उन्होंने उसमें सहयोग किया और जेल चले गए। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रति उनका अभिमत था कि शक्तिशाली की आवाज़ में ही दम होता है। उनका चिंतन था कि अतिशय अहिंसा देश के पराभव के लिए उत्तरदायी है। उनका विचार था कि ब्रिटिश सत्ता के सामने विनम्रता और गिड़गिड़ाने के बजाय बुलंद आवाज़ में अपना पक्ष रखा जाए। सन 1928 ईस्वी में जब साइमन कमीशन भारत आया, तब कांग्रेस ने उसे काले झंडे दिखाए। कलकत्ता में सुभाष चंद्र बोस ने इस आंदोलन का कुशल नेतृत्व किया। सुभाष चंद्र बोस की क्रांतिकारी गतिविधियों से आतंकित अंग्रेजी सरकार ने सन 1925 ईस्वी में उन्हें गिरफ्तार कर म्यांमार के मांडले जेल भेज दिया। सन 1930 ईस्वी में जेल में रहते हुए ही वह कलकत्ता के महापौर चुने गए, इसलिए सरकार उन्हें रिहा करने पर मजबूर हो गई। सन 1932 ईस्वी में उन्हें फिर कारावास में डाल दिया गया। बीमारी के कारण सरकार ने इलाज हेतु उन्हें यूरोप जाने की अनुमति दे दी। भारत लौटने पर सन 1938 ईस्वी में उन्हें हरिपुरा कांग्रेस का सभापति निर्वाचित किया गया। सुभाष जी के क्रांतिकारी विचारों के कारण अपने ही दल के नेताओं से उनका तीव्र मतभेद रहा। तीव्र अंतर विरोधों के बावजूद सन 1939 ईस्वी में उन्होंने
कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया। उन्होंने अध्यक्ष पद से त्याग पत्र देकर सन 3 मई सन 1939 ईस्वी को फॉरवर्ड ब्लॉक नामक दल का गठन किया। शीघ्र ही बहुत से नवयुवक उनके दल में सम्मिलित हो गए। सुभाष और उनके संगठन फॉरवर्ड ब्लॉक ने स्वाधीनता आंदोलन को और अधिक तीव्र करने के लिए जन जागरण का अभियान प्रारंभ कर दिया। उनकी यूथ ब्रिगेड ने कलकत्ता स्थित हालवेट स्तंभ को रातों रात मिट्टी में मिला दिया। इसके फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने सुभाष सहित फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रमुख नेताओं को बंदी बना लिया। बंदी रहते हुए उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए पत्र लिखा, मुझे मुक्त कर दीजिए, अन्यथा मैं जीवित रहने से इनकार कर दूंगा। इस बात का निश्चय करना मेरे बस में है कि मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। शहीदों का खून धर्म का बीज होता है। मुझे आज अवश्य मर जाना चाहिए, जिससे भारत स्वतंत्र और प्रतापी हो। अपने देशवासियों को मुझे यही कहना है, भूलना मत कि दास्ता मनुष्य के लिए सबसे पहला पाप है। इस पत्र का सरकार पर गंभीर प्रभाव पड़ा। उनके आमरण अनशन के कारण सरकार को उन्हें रिहा करना पड़ा। इस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, अतः सरकार नहीं चाहती थी कि युद्ध के दौरान सुभाष मुक्त रहें, अतः उन्हें नज़रबंद कर दिया गया। जनवरी सन 1941 ईस्वी में पुलिस को चकमा देते हुए वह वेश बदल कर गायब हो गए और जर्मनी पहुंच गए। दिसंबर सन 1941 ईस्वी में जापान ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। 4 जुलाई सन 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली। आज़ाद हिंद फौज के सिपाही उन्हें नेताजी कहते थे। जय हिंद, दिल्ली चलो, लाल किला हमारा है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा आदि उनके जीवंत नारे थे। 21 अक्टूबर सन 1943 ईस्वी को आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से उन्होंने सिंगापुर में भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की। इस सरकार को कुल 9 देशों ने मान्यता दी। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का मुख्यालय सिंगापुर एवं रंगून में बनाया। उन्होंने रानी झांसी रेजिमेंट के नाम से स्त्री सैनिकों का भी एक दल बनाया। जुलाई सन 1944 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए गांधी जी को राष्ट्रपिता संबोधित करते हुए कहा कि भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता, भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। जापानी सेना के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज ने अंडमान और निकोबार द्वीप पर विजय प्राप्त कर अंडमान का नाम शहीद द्वीप और निकोबार का नाम स्वराज्य द्वीप रखा। इसी क्रम में दोनों फौजों ने मिलकर इम्फाल और कोहिमा पर आक्रमण किया। इन क्षेत्रों पर जीत प्राप्त कर सुभाष चंद्र बोस ने 22 सितंबर सन 1944 ईस्वी को शहीदी दिवस मनाया। परंतु जापान की पराजय के साथ ही युद्ध का पासा पलटा। अंग्रेजों का पलड़ा भारी पड़ा और नेताजी को पीछे हटना पड़ा। माना जाता है कि 18 अगस्त सन 1945 ईस्वी को हवाई जहाज़ से मंचूरिया की तरफ जाते हुए वह लापता हो गए। 23 अगस्त सन 1945 ईस्वी को टोक्यो रेडियो ने बताया कि ताइहोकू हवाई अड्डे के पास उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें वे बुरी तरह घायल हो गए और ताइहोकू सैनिक अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया। 18 अगस्त सन 1945 ईस्वी की यह घटना आज भी भारतीय इतिहास का अनुत्तरित रहस्य है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस लेखक, सैनिक, दार्शनिक, राजनीतिज्ञ, कुशल प्रशासक, सेना नायक, वक्ता व भविष्य दृष्टा के रूप में बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी थे। वह स्वभाव से अत्यधिक संत थे। देश की आज़ादी के लिए उन्होंने संघर्ष का रास्ता चुना, परंतु उनकी वृत्ति अंततः आध्यात्मिक ही थी। भारत माता का यह वीर सपूत अपने अटूट मातृभूमि प्रेम के कारण
इतिहास में अपना नाम सदा के लिए अमर कर गया। मित्रों, फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति में नई कहानी के साथ। धन्यवाद।